पोसोलॉजी आज उसको डिस्कस करने वाले हैं और बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है पोसोलॉजी की। तो आखिरकार क्या होता है पोसोलॉजी, इसको समझ लेते हैं। हम डोज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले में हम कौन सी वैल्यू पुट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट चल रहा है और आज उसी यूनिट के तहत आज हम अपने यूनिट 1 के लास्ट पार्ट पर जो कि है पोसोलॉजी, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है या न्यूमेरिकल से भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो चलिए आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पोसोलॉजी क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फार्मेसी इंडिया के साथ पहली बार जुड़े हैं तो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पूरे बी फार्मा साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर आप ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर दीजिएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पोसोलॉजी की। तो आखिरकार क्या होता है पोसोलॉजी, इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर या तो टैबलेट देता है या कई बार बच्चे को देखकर उनको बोलता है कि इसको टैबलेट मत दो, इसको सस्पेंशन दे दो, सिरप दे दो, या कई बार ऐसा होता है कि इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन से आराम लग जाएगा। तो क्या आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार वो डोज कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं कि इसी बच्चे को टैबलेट देनी है या इस बच्चे को 2 ml ही देनी है या इस बच्चे को 10 mg की वाली ही टैबलेट देनी है। आखिरकार वो तरीका क्या होता है? जी हाँ, वो तरीका होता है हमारा पोसोलॉजी। सो पोसोलॉजी में हम यही सीखते हैं, यानी कि डोज कैलकुलेशन पोसोलॉजी के थ्रू की जाती है। सो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं पोसोलॉजी में हम क्या क्या बात करेंगे। व्हाट इज पोसोलॉजी, पोसोलॉजी आखिरकार क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं आखिरकार जो हमारी डोज को अफेक्ट कर सकते हैं, या हम डोज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले में हम कौन सी वैल्यू पुट करें। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पोसोलॉजी को समझते हैं कि आखिरकार पोसोलॉजी क्या होता है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी साइंस जहां पर हम एक एप्रोप्रिएट डोज ड्रग की सेलेक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि 2 शब्दों से बना है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पोसोस का मतलब होता है मीनिंग हाउ मच, और लोगस का मीनिंग होता है साइंस। यानी कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पर हमें डोज कैलकुलेशन सिखाता है। पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस dealing with the dose or quantity of drug to be administered to a patient to achieve desired pharmacological action। यानी कि जो डोज ऑफ ड्रग है उसको हम मेनली वैसे फिक्स नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल फैक्टर्स देखने होंगे। जी हाँ, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी डोज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ वो फैक्टर्स जिसकी वजह से हम डोज को सेलेक्ट करेंगे, जैसे एज, छोटा बच्चा है, 20 साल का है, 40 साल का है, या बीमार है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन, क्या हम 2 दवाई को साथ नहीं दे सकते, एक्स और वाई, उनमें आपस में इंट्रैक्शन हो सकता है। साथ ही साथ डिजीज कितनी सीवियर है भाई, ठीक है, अगर टैबलेट में सही हो जा रही है टैबलेट देंगे, अगर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है तो इंजेक्शन लगाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी कंडीशन ऑफ पेशेंट्स की कंडीशन कैसी है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से दी जानी चाहिए, इडियोसिंक्रेसी, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, साथ ही साथ कोई टॉलरेंस तो नहीं डेवलप है, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन लिखा है, अगर आप लोग को नहीं देख पा रहे होंगे तो रेट ऑफ एलिमिनेशन लिखा है। साथ ही साथ फॉर्मुलेशन यूज्ड, ठीक है,
कि कौन कौन सी फॉर्मुलेशन आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब सबसे पहले पॉइंट दर पॉइंट चलते हैं। ये सब आपके सामने इस तरीके का फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। और दूसरी बात मैं अगर बताऊं, आप हमेशा एग्जाम में कॉपी कुछ इस तरीके से लिखें जिससे कि आपको मेनली मार्क्स मिलने में आसानी हो। तो ये आपको जवाब इस तरीके से बनाना चाहिए अपने एग्जाम में, क्योंकि जिससे कि आपको नंबर में मिले। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स में सबसे पहले इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल्स वेरी करता है रिस्पॉन्स। किसी को जल्दी आराम लग जाता है, किसी को कम डोज में लग जाता है, किसी को ज़्यादा डोज में भी आराम नहीं लग जाता। तो इंडिविजुअल वेरिएशन। थेरेपेटिक डोज रेंज, यहाँ पर बोला गया जो ऑफिशियल ड्रग प्रिपरेशन है, ठीक है, आर एक्सप्रेस इन डोज रेंज दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। यानी कि यहाँ पर बोला कि भाई 50 mg की टैबलेट एक पर्टिकुलर एक्शन अच्छा दे देगी। तो यहाँ पर एक रेंज, साथ ही साथ एवरेज एडल्ट रिक्वायरमेंट। अब भाई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कितनी है आखिरकार पेशेंट को, एक पर्टिकुलर, जिससे कि उसको एक थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा मिल सके। सो ये फैक्टर्स में। उसी के बाद ऑफिशियल डोजेस जैसे कि फार्माकोपिया, द डोज मेंशन्ड इन द फार्माकोपिया रिप्रेजेंट द एवरेज क्वांटिटी सुटेबल फॉर एडल्ट्स एंड आर एडमिनिस्टर्ड ओरली विद इन 24 आवर्स। यानी कि बोला गया कि जो डोज हम देंगे कि उसका एवरेज क्वांटिटी उसमें मेंशन्ड होगा। साथ ही साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप दे रहे हैं। जैसे ओरली रूट से इतना इफेक्टिव नहीं होता है, पर अगर वही चीज़ इंजेक्शन से आप लगा दो दूसरी दवाई और आईवी यानी कि डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में दवाई पहुंचेगी, तुरंत के तुरंत आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो फॉर अदर रूट्स एग्जांपल आईवी, आईएम, एससी, एप्रोप्रिएट डोजेज आर रिकमेंडेड। इसकी एप्रोप्रिएट डोज कहीं ना कहीं रिकमेंडेड की जाती है। प्रेस्क्राइबर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है। बोला गया है इट इज द प्रेस्क्राइबर्स ड्यूटी टू डिसाइड द एग्जैक्ट डोज एंड फ्रीक्वेंसी सुटेबल फॉर पेशेंट। प्रेस्क्राइबर से मतलब आपका यहाँ पर डॉक्टर से है। डॉक्टर ही लिख कर देता है कि कितने दिन में कितनी बार लेना है और कितनी क्वांटिटी लेनी है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब फार्मासिस्ट कहीं ना कहीं इसमें भी एक अहम रोल प्ले करता है कि फार्मासिस्ट उसको ओवरडोज से बचाए, कंसल्ट करे कि भैया पेशेंट क्या सोचता है कि एक से ज़्यादा 2 टैबलेट ले लें जल्दी सही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज कहीं ना कहीं, भाई अगर बच्चे को 2 माइक्रोग्राम दवाई दे रहे हैं और वो आराम कर रही है, तो क्या वही एक 60 साल के पर्सन को देकर हो सकता है सही? नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एज कहीं ना कहीं चेंज करता है आपके डोजेज के थेरेपेटिक पैटर्न को। ड्रग बिहेवियर चेंजेस विद एज, सो एज इंपॉर्टेंट इज इन डिसाइडिंग डोज। सीधी सी बात है, एज को ध्यान में रखकर हम डोज को डिसाइड करेंगे। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड स्मॉल डोज एंड चिल्ड्रन कैन टॉलरेट मोर बेलाडोना, ठीक है, एंड डिजिटलिस एंड इथेनॉल। ठीक है, एल्डरली सेंसिटिव रहते हैं। तो ये सब आपका एज कहीं ना कहीं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा, ठीक है, सेक्स यानी कि मेल और फीमेल। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डोज मेल बियर नहीं कर पाता है या कोई ड्रग फीमेल बियर नहीं कर पाती। यहां पर बोला गया वुमन में रिएक्ट डिफरेंटली टू सम ड्रग्स। एग्जांपल, मॉर्फिन कैन कॉज मोर एक्साइटमेंट, बी केयरफुल विद ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, वुमेन्स में कई बार ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में वो कुछ दवाइयाँ या मोस्टली दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। साथ ही साथ परगेटिव्स लाइक एलो ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं दिया जाता। तो ये सब डिफरेंस है मेल और फीमेल को लेकर। कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमें डोज कैलकुलेशन ध्यान में इन चीज़ों को करते हुए ध्यान में करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आगे बात करता हूँ बॉडी वेट। जी हाँ, बॉडी वेट डोसेज को अफेक्ट करेगा, आपकी डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा। अब अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसका स्मॉल डोज में कुछ नहीं हो सकता। बोला गया एवरेज डोज इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ mg पर kg। जी हाँ, पर kg के हिसाब से डोज कैलकुलेट होती है। ठीक है, एज अ सिंगल डोज फॉर एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 से 100 किलोग्राम का एक एवरेज लेते हैं। ठीक है, और उसको डोज दी जाती है। पर अगर
कैसा रहे, अगर इंसान ही 100 किलो से ऊपर हो 120 130, तो कहीं ना कहीं डोज जो कैलकुलेशन है वो भी बदलेगी आपकी। हाउएवर द डोज एक्सप्रेस्ड इन दिस फैशन नॉट बी एप्लीकेबल टू ओबेस पेशेंट, यानी कि जो मोटे पेशेंट हैं उनका कहीं ना कहीं डोज जो है वो बदलेगा, ठीक है। इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट। तो बॉडी वेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे डोज कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया, यानी कि जो दवाई मुंह से ली जा रही है, ठीक है, वो कम एक्शन शो करेगी, और जो डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू जी जा रही है वो ज़्यादा जल्दी एक्शन शो करेगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है हमारी डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची थ्रू इंजेक्शन, पर अगर जो ओरली ली तो ओरल से क्या होगा, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक ड्रग मेटाबॉलिज्म फिनोमिना है, ड्रग मेटाबॉलिज्म फिनोमिना है। जी हाँ, हमने अगर 100% ड्रग ली ओरली तो हमारी बॉडी में केवल 60% ही पहुंचेगी। क्यों? 40% जो है वो मेटाबोलाइज हो गई, दैट इज योर बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी का सबसे ज्यादा है 100%, यानी कि अगर इंट्रावीनस के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, वीन्स के थ्रू अगर आप पहुंचा रहे हो मेडिसिन तो 100% दवाई पहुंचेगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। लेस फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। ऑनसेट ड्यूरेशन वेरी, आईवी फास्ट, ओरल का बहुत स्लो। कभी तभी तो बोलता है डॉक्टर एक टैबलेट से ज़्यादा भैया एक इंजेक्शन लगवा लो, तुरंत आराम लग जाएगा, क्योंकि उसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है। उसी के बाद बात करें पेरेंटल डोज स्मॉलर देन ओरल, भैया जो इंजेक्शन से आप दे रहे हैं उनकी डोज भी स्मॉल होती है ओरल से, जो मुंह से आप खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बात बोली गई, लोकल रूट्स नीड स्मॉलर डोज देन सिस्टमिक, ठीक है। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी हाइयर इन आईवी, सो डोज मस्ट बी मेनली प्रिसाइज, मतलब टॉक्सिसिटी के चांसेस रहते हैं अगर आईवी से आप दे रहे हैं तो डोज जो है वो प्रिसाइज रहनी चाहिए, कम से कम रहनी चाहिए, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देख लिया है IV route 100% bioavailability, fast onset of action, smaller dose. Oral route slower action, largest dose. Local route small dose, local effect only. ठीक है। So these mainly जो route of administration है कहीं ना कहीं ये भी एक important factor होने वाला है। साथ ही साथ time of administration, by time खाली पेट लेनी है दवाई, ठीक है, या खाना खा के लेनी है या एम्प्टिंग लेनी है, कई बार बोलते हैं उठते ही ले लो, सोने से पहले ले लो, ठीक है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा फैक्टर है डोज मेनली कैलकुलेशन का। तो बोला गया फूड स्लोज एब्जॉर्प्शन, खाना अगर मेनली है आपके जीआईटी में तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। एम्प्टी स्टमक में कई बार हमारा फास्टर मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। अ डोज इफेक्टिव ऑन एम्प्टी स्टमक मे वर्क लेस आफ्टर मील्स, ठीक है, यानी कि मील्स के बाद कम बहुत अफेक्ट जो डोज है वो कहीं ना कहीं अफेक्टिव नहीं रहती। यहां पर बोला गया ना, देखिएगा ये सीधा सा बोल दिया है कि फास्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अगर मील है, अगर मील खाया हुआ है तो भैया स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। साथ ही साथ आगे बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर यहाँ पर बोला गया है जैसे डे लाइट इंक्रीजेज स्टिमुलेंट इफेक्ट एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि डे लाइट में बार्बिचुरेट्स के केसेस में, बार्बिचुरेट्स जो ड्रग्स हैं, ये जो कैटेगरी है ड्रग्स की, ये दिन में बहुत कम इफेक्टिव है। साथ ही साथ अगर नाइट में आप उसको लेंगे तो वो मोर इफेक्टिव है, ठीक है। बोला गया ना डार्कनेस एनहेंसेस सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट, यानी कि रात में अगर आप सिडेटिव और हिप्नोटिक दवाई लेते हैं तो वो अच्छा इफेक्ट शो करती है, ठीक है। और ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ना, इनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है समझने में भी, ठीक है। इमोशनल फैक्टर भाई कई बार क्या होता है, स्ट्रेस, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स 5HT जो हैप्पी हार्मोन होता है, इन हॉर्मोन्स पर भी हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। बोला गया ना फिजिशियन बिहेवियर पर्सनैलिटी कैन इन्फ्लुएंस ड्रग एक्शन स्पेशली इन मेनली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साथ ही साथ फीमेल्स आर मोर इमोशनल सो दे नीड स्मॉलर डोज ऑफ सम ड्रग्स, ठीक है। प्लेसिबोज दिए जाते हैं, प्लेसिबोज कई बार क्या होता है, मन में बहम बैठ जाता है कि यार मैं तो बीमार हूँ और डॉक्टर को पता है कि ये बीमार नहीं है, बस इसके मन गणित, ये एक मन की बात है, तो डॉक्टर उसको दिखाने के लिए ना प्लेसिबो दे देता है। प्लेसिबो इज नॉट द मेडिसिन,
प्लेसिबो में मेडिसिन नहीं होती, प्लेसिबो में ड्रग नहीं होती, पर ये दवाई जैसा ही दिखता है। इनर्ट डोजेज फॉर्म कैन गिव थेरेपेटिक बेनिफिट्स इन कंडीशन लाइक, सिंपल सी बात यहां पर समझिएगा, इसके अंदर प्लेसिबो में ड्रग नहीं होती, ये जस्ट दिखाने के लिए दी जाती है कि हाँ भैया आप सही है। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अब डिजीज यानी कि एक से ज्यादा बीमारी होना, ये भी कई बार दिक्कत हो जाता है। जैसे हार्ट के पेशेंट को अगर मैं बात करूं, हार्ट के पेशेंट को ऐसा भी देखा गया है कि भाई इनको तो शुगर है, इनको तो डायबिटीज़ है, ठीक है, इनको डायबिटीज़ भी है, अर्थरोस्क्लेरोसिस भी है और यूरिक एसिड भी है, मतलब तमाम दुनिया की बीमारी इनके पास है। तो अब ये भी अफेक्ट कर सकता है कि भैया डॉक्टर को बहुत कंफ्यूजन में कर सकता है, डाल सकता है कि इनको दवाई दूं तो दूं कौन सी, ठीक है। तो डोज कैलकुलेशन इसमें भी, जैसे लीवर डिजीज, सिरोसिस, ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट, क्लोरोपर्मेजिन स्टे लॉन्गर इन द बॉडी, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, ठीक है। किडनी डिजीज में स्ट्रेप्टोमाइसिस कैन बिकम टॉक्सिक इफ किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी दिक्कत होगा। फीवर, पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट हायर डोज ऑफ एंटीपायरेटिक कंपेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ डिजीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन यानी कि अब अगर ड्रग जो है हमने ले ली, ड्रग दवाई हमने ले ली, पर वो बॉडी में लंबे समय तक एक्यूमुलेट है, जमी हुई है प्रेजेंस उसी में, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी देखने को हमें मिल सकती है। जी हाँ, ठीक है। तो बोला गया ना, स्लोली एडमिनिस्टर्ड ड्रग कैन बिल्ड अप इन द बॉडी इफ गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे कॉज टॉक्सिसिटी, जैसे कि डिजिटैलिस, एमिटीन और हैवी मेटल्स, ठीक है। साथ ही साथ दिस हैपेंस ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉज क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जैसे एक्सक्रीशन, मतलब बहुत धीरे बॉडी से निकलेगी, स्लो ब्रेकडाउन, रैपिड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसकी वजह से कई बार ये बेनिफिशियल भी होता है, कई बार दुखदाई भी होता है, कई बार टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है और कई बार ये दुखदाई भी हो सकता है भैया, ठीक है। चलिएगा, एडिटिव इफेक्ट की बात करें, जब मेनली एडिटिव यानी कि जोड़, अब जोड़ यानी कि 1+1 इफेक्ट, ठीक है। कई बार मैं अगर यहां पर देखूं, जैसे हमने बात की एपिड्रीन और एमिनोफाइलिन जब हमने साथ में दे दी, तो ये एक अच्छा, मेनली अच्छा इफेक्ट, मतलब हमारी बॉडी को अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो कई बार एक से भले दो, ऐसा भी एडिटिव इफेक्ट देखा गया है, यानी कि एक दवाई मैं हूं और एक दवाई दो, मतलब दो भाई हैं, दो भाई घर को अच्छा चला रहे हैं, ठीक है, अच्छे से सबसे बात करते हैं, तो वो एडिटिव इफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक खराब है और एक सही है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो सकती है बॉडी के लिए। तो व्हेन 2 or more ड्रग्स एक्ट टुगेदर एंड देयर टोटल इफेक्ट इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। जैसे एपिड्रीन, अमीनोफाइलिन हमारे ब्रोंकियल अस्थमा ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है। चलिएगा आगे बात करें, सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है? सिंपल सी बात है, सिनर्जिज्म वो इफेक्ट है, यानी कि इस ए ड्रग का एक अपना इफेक्ट था, बी का अलग था, बट अगर इनको जोड़ दिया तो सी बना। अब सी में क्या हुआ, इससे ज्यादा एक्शन और इससे ज्यादा एक्शन सी का है, तो यही बोला गया when 2 or more drugs are used together their combined action, इसका their combined action is greater than individual, मतलब इनसे ज्यादा है, ठीक है। सो इसको बोला गया सिनर्जिज्म। और ये सिंगल ड्रग, सिंपल सी बात है, ये इसको यूजफुल, इट इज यूजफुल व्हेन अ सिंगल ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे प्रोकेन एंड एड्रेनलिन के केस में, ठीक है। प्रोकेन का अकेले का एक्शन और प्रोकेन और एड्रेनलिन का एक्शन लॉन्गर है, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक इसका एक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटागोनिज्म की बात करें, एंटागोनिज्म यानी कि एंटी, अब एंटी का मतलब समझिएगा, सिंपल सी बात है कि यार ये तो मेरे एंटी है, यानी कि ए ड्रग है और बी ड्रग है, बी ड्रग ए के एंटी है कि मैं तेरे को काम ही नहीं करने दे रही हूं। When one drug opposes the action of another in the same body system, it is called antagonism, मतलब रोकथाम भैया, सीधी सी बात है। बोला ना कि एक ड्रग दूसरे ड्रग को काम ही नहीं करने दे रही है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में खलल डाल रही है। इंपॉर्टेंट इन पॉइजनिंग लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज एसिड पॉइजनिंग, इंपॉर्टेंट है एंटागोनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल एड्रेनलिन हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है,
एसिटाइल कोलिन हमारा वैसोडाइलेटर है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे का एक्शन ही क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है और वो डायलेट कर रहा है, तो दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे का एक्शन। तो ये है एंटागोनिज्म इफेक्ट। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी आप यहां पर समझिए, किसी दवाई को लेने से, सिंपल सी बात समझिएगा, यहां पर पिक्चर देख रहे हैं, जैसे ही एस्प्रिन ली तो उसको या तो कानों में घंटी सी बजने लगी या रैशेज हो गए, रैशेज हो गए, जैसे स्मॉल डोज ऑफ क्विनीन का कानों में घंटी बजने लगी, सल्फोनामाइड या पेनिसिलिन, रैशेज हो गए। तो यहां पर बोला ना एन अनयूजुअल एंड एबनॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन यानी कि एलर्जी हुआ, ठीक है, बोलते ना दवाई रिएक्शन कर गई, तो उसी चीज को बोला गया इडियोसिंक्रेसी, एन अनयूजुअल एबनॉर्मल रिएक्शन टू अ ड्रग डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल एक्शन। यानी कि जिस चीज के लिए ले गए थे वो तो हुआ नहीं, उससे एबनॉर्मल रिएक्शन निकलने लगी। ठीक है, सो दैट इज इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, एलर्जी कह सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे एस्पिरिन हमारा गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कर सकता है, हमारा क्विनीन रिंगिंग इन ईयर्स और मेनली कई बार दिक्कत कर सकता है, सल्फोनामाइड में रैशेस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, उसी के बाद टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी कि एक होता है ना कि मुझे तो कहते चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा जैसे कॉलेज में डांट खाता रहता है कि मैं तो टॉलरेंस की भैया। अब क्या होता है कि उनको कितना भी डांट सुना लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इसमें टॉलरेंस मीन्स नीडिंग अ लार्जर डोज ऑफ अ ड्रग, कि भैया उनको तो अब पीटेंगे ही, ऐसे समझ लो कि स्मॉल डोज में उनका कुछ नहीं होने वाला। और वो कारण क्या है, जैसे स्मोकिंग वाले हैं, जैसे निकोटिन है, ठीक है, अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, उनको लार्जर डोज की जरूरत रहती है, उनका स्मॉल डोज में कोई काम नहीं होने वाला है। ट्रू टॉलरेंस सीन विद ओरल एंड पेरेंट्रल इंजेक्शन यूज। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। उसी के बाद मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में यहाँ पर बोला गया कि जैसे आपका बॉडी फंक्शन है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, एसिड बैलेंस है, बॉडी टेम्परेचर है, ये आपके ड्रग के इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सैलिसिलेट्स लोअर fever only when body temperature is high, no effect if temperature is normal। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आयरन एब्जॉर्प्शन इज बेटर इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डोजेस की, कि आखिरकार डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर मैं समझा दूं, IP does show the average maximum drug amount an adult can take orally in 24 hours। ठीक है, और फॉर अदर रूट्स, यहां पर अलग अलग रूट्स के लिए जैसे ओरली है, IV है, IM है, सबके लिए अकॉर्डिंग टू दैट हम डोज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, डोज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एज हमारा मैटर करेगा, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेस्ड ऑन एज, सबसे पहला यंग्स रूल। यंग्स रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, जहां पर बच्चों की उम्र 2 से 12 साल तक है। तो डोज फॉर अ चाइल्ड एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, साथ ही साथ डिलिंग्स में क्या होगा, ये फॉर्मूला, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एज, जैसे एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, डीलिंग्स फॉर्मूला। साथ ही साथ फ्रीड्स में, ठीक है, इन्फेंट्स यंगर देन 2 ईयर्स ऑफ एज, जैसे एज इन मंथ्स बोला 150 इंटू एडल्ट डोज। और काउलिंग्स फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर बोला गया दिस फॉर्मूला यूजेस द चाइल्ड सीट एट देयर नेक्स्ट बर्थडे, एज एट नेक्स्ट बर्थडे अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। ये हमारा फॉर्मूला है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन मेनली बॉडी वेट, देखो अभी तक हमने क्या क्या बात किया, यंग्स, डिलिंग्स, फ्रीड्स और काउलिंग्स। उसके बाद बॉडी वेट पर हमारा जो है सीधा सा यहां पर दिया गया है क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, क्लार्क्स फॉर्मूला हमारा मेनली यूज होता है फॉर पेडियाट्रिक डोज। यहां पर लिखा गया पेडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन बॉडी वेट, जैसे डोज फॉर चाइल्ड, वेट ऑफ चाइल्ड इन LBS अपॉन 150 LBS इंटू एडल्ट डोज। अगर किलोग्राम में है तो यहां पर kg अपॉन 68 kg इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, बॉडी वेट बेस्ड डोजिंग यहां पर दिया गया, दिस इज अ डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, डोज इज इक्वल टू वेट इन kg इंटू डोसेज। ठीक है, mg पर kg के हिसाब से हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं
ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया में अगर यहां पर, तो मॉसलर फॉर्मूला हम यूज करेंगे बॉडी सरफेस एरिया में, ठीक है। सो ये चीज क्लियर है। बेस्ड ऑन डोज कैलकुलेशन, चाइल्ड डोज ले लिया, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया पे यहां पर आपका बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन ऑफ डोज आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कवर किया है अपना पोसोलॉजी। सो पोसोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं पोसोलॉजी के, वो पूरी वीडियो में हमने कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से जुड़े रहें फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।